हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 58 टू सेक्शन 72 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इससे पहले के सेक्शंस हम समझ चुके हैं इससे पिछली वीडियो के अंदर, और ये हमारा चैप्टर 7 है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के बारे में बात करी गई है। इससे पहले जो सेक्शन 56 और 57 है वहाँ पे कुछ नहीं बताया, वहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि स्टेट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रार अपने एरिया के अंदर सेटअप कर सकते हैं। जितने रजिस्ट्रार उसको एरिया वाइज ठीक लगेंगे वो उतने रजिस्ट्रार सेटअप कर देगा, इतनी बात बताइए। अब हम आते हैं सेक्शन 58 के ऊपर। आप अपने बेरेट को जरूर लेके बैठिएगा क्योंकि उसी से हमें सही से समझ आता है कि क्या दिया गया है। अब सेक्शन 58 है, सेक्शन 58 हमें बोलता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बारे में बात करता है किस चीज़ की, रजिस्ट्रेशन की, कि हम किस तरीके से अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर कराएंगे। तो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन की। अब उस एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या चीज़ें मेंशन करनी है और किस तरीके से दी जाएंगी, वो चीज़ हमें सेक्शन 58 के अंदर बताई गई है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन होती है इसका सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग by post or delivering to the registrar of the area in which the place of business of the firm is situated। कहाँ क्या कर रहे हो आप, बाय पोस्ट भी भेज सकते हो आप ये एप्लीकेशन, या फिर रजिस्ट्रार को डिलीवर करवा सकते हो। जो भी रजिस्ट्रार है, जहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को। फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, यहाँ या तो जहाँ पे सिचुएटेड है, मान लीजिए आपने पहले ही अपनी, जैसे ए बी सी ने मिलकर अपनी पहले एक फर्म एस्टेब्लिश कर रखी थी, अब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको रजिस्टर करेंगे, तो जहाँ पे भी उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था वहाँ के रजिस्ट्रार को ये एप्लीकेशन भेजेंगे और रजिस्टर करा लेंगे। अब मान लीजिए कि नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब हम, जैसे अभी उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि हम अपनी जो है एक तारीख से अपनी पार्टनरशिप फर्म को चालू करेंगे। तो ये क्या करेंगे, उससे पहले ही जब उनको ऐसा है कि हम ऐसा करने वाले हैं काम चालू, तो वो रजिस्ट्रार के पास ऐसी एप्लीकेशन भेज देंगे और अपनी पार्टनरशिप फर्म पे जब रजिस्टर हो जाएगी उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो दोनों सिचुएशंस हो सकती है। अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड अकम्पेन्ड बाय द प्रिस्क्राइब फी स्टेटिंग। अब जब आप इस तरीके की एप्लीकेशन भेजोगे तो उसके साथ में आप क्या लगाओगे, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो लगाओगे, जो भी हमें रूल्स के अंदर, मतलब जो भी हमें बोला गया है वो लगाएंगे, और साथ में जो फीस है, जो भी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, वो फीस हम साथ में भेजेंगे। अब ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या बातें स्टेट करनी है आपको इस अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले आपको फर्म का नेम बताना है कि भाई हमारी फर्म का नेम ये होगा, इस नाम से हम जाने जाएंगे, जैसे ए बी एंड पार्टनरशिप फर्म, ऐसे करके जो भी नाम रखना है आपने उस तरीके का नाम बताओगे। दूसरी बात, आप बताओगे प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कि कहाँ पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। उसी से तो रजिस्ट्रार को पता चलेगा कि ये मेरे पास रजिस्टर्ड होनी है या नहीं होनी, और बाकी पब्लिक को भी उससे ही पता चलेगा कि इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तीसरी बात, आप उसके अंदर मेंशन करोगे, अब मान लीजिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, आप दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर कराते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और भी उससे बिजनेस करेंगे, आप किसी और एरिया में जाके दिल्ली से बाहर, तो उस एरिया के बारे में भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप करेंगे। जैसे आप लिखते हैं कि मैं नोएडा में करूँगा, मुंबई में काम करेगी हमारी ये जो फर्म है, तो वो सारी चीज़ें भी आप बताओगे। इसके अलावा द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। अब जैसे ए ने किस तारीख को ये पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी, जैसे 1 तारीख को करी मान लीजिए, बी ने कितनी तारीख को करी, जैसे बी ने मान लीजिए कि 3/2/2020 को। तो इस तरीके से आप बताएंगे जो भी पार्टनर्स है उसके अंदर किस किस डेट को किस किस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की। तो इसके बाद आप बताएंगे, ये चौथी चीज़ होगी। उसके बाद आप पांचवी चीज़ बताएंगे, द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, की जो भी उनका नाम है पूरा, जैसे पार्टनर का नाम है राज कुमार वर्मा, ऐसे करके पूरा नाम आपको बताना है, क्या नाम है उसका पार्टनर का, और उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ पे उसका परमानेंट रेजिडेंस है, उसका प्रूफ लगाएंगे। और अगर आपका जो ये एक फिक्स पीरियड के लिए फर्म बनी है तो उसका ड्यूरेशन भी बताएंगे कि कितने ड्यूरेशन के लिए फर्म है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर भर के, सारे पार्टनर के द्वारा साइन होंगे, या अगर पार्टनर नहीं है तो उनके जो एजेंट्स हैं वो साइन करेंगे जिनको ऑथराइज किया गया है। साथ में आप फीस लगाओगे इसके और भेज दोगे।
ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शेल ऑल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रेस्क्राइब, और उसको वो जो भी पर्सन साइन कर रहा है उसको वेरीफाई भी करेगा साथ साथ। अब ये जो नाम है, जब आप अपनी पार्टनरशिप का नाम रखोगे उसके अंदर यहाँ पे सबसेक्शन 3 में बताया कि कुछ वर्ड जो हैं उस नाम के अंदर नहीं आने चाहिए। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे वर्ड्स हैं क्राउन, एम्परर, इस तरीके के वर्ड आप सबसेक्शन 3 में पढ़ सकते हैं। एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, या फिर ऐसे कोई भी वर्ड्स जिसके लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। आप गवर्नमेंट से सैंक्शन लेके आइए तो आप नाम ले लीजिए अगर आपके पास गवर्नमेंट से अप्रूवल है, अदरवाइज आप इस तरीके के वर्ड यूज नहीं कर सकते। या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंसर्न शो कर दे कि इस तरीके के वर्ड, जो कोई वर्ड है वो स्पेसिफिकली यूज किया जा सकता है, तो वो वर्ड आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज इसके अलावा आप इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो सेक्शन 58 के अंदर हमें इतनी सी बात बताई गई है, इसके अलावा सेक्शन 58 में कुछ और नहीं बताया गया। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 59 के ऊपर। सेक्शन 59 बोलता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। 59 बोलता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखिए क्या बोलता है, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड। अब जब आपने एप्लीकेशन भेजी सेक्शन 58 की, उसकी सारी कंप्लायंस करके जो बातें लिखनी थी वो सारी बातें लिखी, अब जो रजिस्ट्रार है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 58 के वो सारे पूरे किए गए हैं इस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। अब वो क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट। अब वो क्या करेगा, एक वो रजिस्टर मेंटेन करता है जिसको हम रजिस्टर ऑफ फर्म्स बोलते हैं, उसके अंदर आपकी एंट्री कर देगा कि भाई ये जो पार्टनरशिप फर्म है अब ये जो है रजिस्टर हो गई है, मेरे रजिस्टर के अंदर ये इसकी एंट्री आ गई है, तो उसको वो रजिस्टर कर लेगा। अगर उसके अंदर कोई कंप्लाइंसेस आपने पूरी नहीं की होंगी तो वो आपसे कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए कहेगा, उसको भी रजिस्टर नहीं करेगा। सेक्शन 59 के अंदर हमें इतनी बात बताई गई है कि भाई उसके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में वो आपकी एंट्री कर लेगा और आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर्ड होना मतलब कि आपकी आपकी फर्म का नाम उसके रजिस्टर के अंदर आ गया, आप उसके रिकॉर्ड के ऊपर आ गए। अब आप लीगली एक तरीके से रजिस्टर्ड फर्म हो गए, उसके रजिस्टर के अंदर आ गए, आप एग्जिस्ट करते हो गवर्नमेंट की नज़रों में। सेक्शन 59 के अंदर हमें ये बताया गया। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 60 के ऊपर। सेक्शन 60 क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अल्ट्रेशन इन फर्म्स नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए जैसे नाम रखा था मैंने ABN पार्टनरशिप फर्म ऐसे करके, अब मुझे नाम चेंज करना है, मुझे करना है ABNC पार्टनरशिप फर्म, इस तरीके से नाम रखना है मेरे को। या फिर मेरे को क्या करना है, अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करना है। जैसे मैंने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली रखा था, मुझे ये चेंज करके अब मुंबई करना है, तो उस जगह पे क्या होगा, सेक्शन 60 बताता है। सेक्शन 60 बोलता है व्हेन एन अल्ट्रेशन इज मेड इन द फर्म नेम, कि जब इस तरीके की कोई अल्ट्रेशन की जाएगी फर्म नेम के अंदर जो भी उसका नाम रखा गया था, और इन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने दिल्ली बोली थी मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, कहीं पे भी चेंज कर रहा हूँ, चाहे विद इन दिल्ली चेंज कर रहा हूँ, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर फर्म, अ स्टेटमेंट मे बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भेजी जा सकती है रजिस्ट्रार के पास, अकम्पेन्ड बाय द प्रेस्क्राइब फीस, उसके साथ जो भी प्रेस्क्राइब फीस है, जो भी उन्होंने बता रखी होगी वो फीस लगेगी, स्पेसिफाइंग द अल्ट्रेशंस एंड साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 58। तो यहाँ पे आप वही सेम चीज़ें जो हमने सेक्शन 58 के अंदर पढ़ी थी उसी तरीके से आप पूरी स्टेटमेंट बनाओगे, उसके ऊपर सभी के वही पार्टनर्स के साइन होंगे, और आप उसके अंदर अपनी डिटेल दोगे कि भैया मेरा रजिस्टर ऑफिस और जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, या फिर हमारा जो नाम है अब यहाँ से ये हो रहा है। तो अब ये चीज़ करके प्रेस्क्राइब फीस लगा के, जैसे सेक्शन 58 में भेजा था हमने जब नई फर्म को रजिस्टर कराया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप भेजोगे। सबसेक्शन 1 में ये बोला गया। उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है when the registrar is satisfied that the provisions of subsection 1 have been duly complied with। अब वो उसको इस बात से सेटिस्फाई होगा कि हमने सेक्शन 58 की तरह जो है अपनी कंप्लाइंसेस पूरी कर ली हैं। he shall amend the entry relating to the firm in the register of the firms। अब वो एंट्री जो उसकी की गई थी, जैसे A एंड B का पार्टनरशिप फर्म के नाम से थी, अब उसको A, B एंड C के नाम से वो कर लेगा, उसको जब लगेगा कि सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर दी गई हैं, एंड शेल फाइल इट अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फर्म फाइल अंडर सेक्शन 59, और फिर उसको फाइल कर लेगा। तो सेक्शन 60 के अंदर हमें इतनी बात बताई गई। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 61 के ऊपर। सेक्शन 51 बोलता है नोटिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रांचेस,
क्या बोलता है, व्हेन अ रजिस्टर्ड फर्म डिसकंटिन्यूज बिजनेस, अब मान लीजिए एक रजिस्टर्ड फर्म थी, वो अब अपना बिजनेस स्टॉप कर देती है कि अब मेरे को अपना आगे काम नहीं करना, एट एनी प्लेस और बिगेन्स टू कैरी ऑन बिजनेस एट एनी प्लेस, कि भाई इस जगह पे मेरे को काम नहीं करना, मैं यहाँ इस जगह पे काम करूंगी, इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो सच प्लेस नॉट बीइंग इट्स प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो यहाँ पे जहाँ बंद किया था, अब यहाँ जो चालू किया ये इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, इसकी जगह कहीं और जाके अब ये काम किया। एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म मे सेंड इंटीमेशन देयर ऑफ टू द रजिस्ट्रार, तो इस तरीके से जब इस तरीके का काम होगा तो जो भी इस जगह का रजिस्ट्रार था उसको इस तरीके की इंटीमेशन भेजी जाएगी पार्टनर के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा। हु शेल मेक अ नोट ऑफ सच इंटीमेशन इन एंट्री रिलेटिंग टू द फर्म इन रजिस्टर ऑफ द फर्म्स, और वो अपनी जो भी उसके पास जो रजिस्टर मेंटेन करना था कर रहा था उसके अंदर वो एंट्री कर लेगा कि भाई ये चीज हो गई है। एंड शेल फाइल द इंटीमेशन अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फर्म फाइल अंडर सेक्शन 59, और फिर उसको वो फाइल कर देगा। तो सेक्शन 61 के अंदर हमें इतनी बात बताएगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 62 के ऊपर। सेक्शन 62 क्या बोलता है, नोटिंग ऑफ चेंजेस इन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस को चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस को चेंज कर रहे हैं। अभी जैसे सेक्शन 61 के अंदर हम क्या किया था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस की थी, यहाँ पे हम नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं। When any partner is in a registration firm alters his name, जैसे अपना नाम चेंज करता है या अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करता है, तो यहाँ पे एक इंटीमेशन भेजी जाएगी इस अल्ट्रेशन की, भाई आप इंटीमेट करोगे इस ये जो आपने चेंजेस किए हैं। मे बी सेंड बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म टू द रजिस्ट्रार, तो ये किसी भी पार्टनर के द्वारा, जैसे कोई भी पार्टनर था ये, या फिर इनके अगर कोई एजेंट थे उनके द्वारा रजिस्ट्रार को इंटीमेशन भेजी जाएगी, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। हु शेल डील विद इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 61, और जैसे हम 61 में देखा था उसी तरीके से इसके साथ भी डील किया जाएगा। फिर सेक्शन 63 बोलता है, सेक्शन 63 बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई फर्म डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। व्हेन अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म, एनी इनकमिंग कंटिन्यूइंग और आउटगोइंग पार्टनर, कैसे चेंज हुआ, ABC पार्टनर थे, C चला गया, या एक नया पार्टनर D आ गया, इस तरीके से हुआ। incoming, continuing or outgoing partner, and when a registered firm is dissolved, any person who was a partner immediately before the dissolution, या फिर जब वो जो फर्म डिसॉल्व हुई, तो जब वो डिसॉल्व हुई तो इमीडिएटली उस वक्त जो पार्टनर्स थे, जैसे ABCD पार्टनर्स थे उस वक्त, जिस वक्त डिसॉल्व हुई उसी वक्त जो पार्टनर्स थे, who was partner immediately before the dissolution, और एजेंट ऑफ एनी सच पार्टनर, या फिर इनके कोई भी एजेंट, और पर्सन स्पेशली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, या फिर किसी व्यक्ति को, जैसे ई व्यक्ति को स्पेशली ऑथराइज कर देते हैं इस बिहाफ पे, मे गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ सच चेंज और डिसोल्यूशन, तो वो रजिस्ट्रार को नोटिस देगा कि भाई हमने इस तरीके का चेंज किया है, C चला गया, D आ गया, या फिर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दी, तो वो इंटीमेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार को। स्पेसिफाइंग द डेट देयर ऑफ, उसके अंदर आप ये भी बताओगे कि किस दिन से, एंड रजिस्ट्रार शैल मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द नोटिस इन द एंट्री रिलेटिंग टू द फर्म इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और इस चीज की एंट्री वो उसी रजिस्टर के अंदर कर लेगा जो रजिस्टर वो मेंटेन करता है। एंड शैल फाइल द नोटिस अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फर्म फाइल अंडर सेक्शन 59, और वहां पे इस चीज को कर लेगा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ माइनर, अब अगर मान लीजिए कोई, जैसे ये पार्टनरशिप फर्म थी, ABC पार्टनर्स थे, D भी एक पार्टनर था, लेकिन D जो था वो माइनर पार्टनर था, और माइनर पार्टनर को सिर्फ किस लिए ऐड किया जाता है, उसके बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे D को ऐड कर रखा था। अब क्या हो रहा है, व्हेन अ माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे हमने D को किया, इन अ फर्म अटेन्स मेजोरिटी, अब इसने क्या किया, अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर ली, इसको मेजोरिटी हो गई, एंड इलेक्ट्स टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब यहाँ पे उसको क्या इलेक्ट करना था कि वो या तो पार्टनर रहे या पार्टनर ना रहे, वही 6 मंथ का जो पीरियड होता है जो हमने पहले पढ़ा था। एंड द फर्म इज देन रजिस्टर्ड फर्म, और यहाँ पे ये फर्म जो है रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ही और हिज एजेंट स्पेसिफिकली ऑथराइज इन दिस बिहाफ मे गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार दैट ही हैज
और ही हैज़ नॉट बिकम अ पार्टनर। तो यहाँ पे वो जो भी चीज़ करता है, इलेक्ट करता है बनने के लिए, इलेक्ट करता है ना बनने के लिए, तो या तो वो खुद या जो भी पर्सन उसने ऑथराइज कर रखा है, उसका जो एजेंट है, वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया है, कि मैं पार्टनर बना हूँ या पार्टनर नहीं बना हूँ, वो चीज़ वो इन्फॉर्म करेगा। एंड द रजिस्ट्रार शेल डील विद द नोटिस इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन 1। तो जैसे भी हमने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, उसी तरीके से उस नोटिस के साथ वो डील करेगा, वो रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा, सारी अपनी एंट्री कर लेगा रजिस्टर के अंदर। सेक्शन 63 के अंदर ये बताया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 64 के ऊपर। अब सेक्शन 64 क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, मतलब कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको ठीक करना। तो ये पावर है रजिस्ट्रार के पास कि अगर उससे कोई गलती होती है तो उसकी वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है। द रजिस्ट्रार shall have power at all times to rectify any mistake in order to bring the entry in the register of firms relating to any firm into conformity with the document relating to that firm filed under this chapter। कि भाई कोई डॉक्यूमेंट फाइल किए थे, उस डॉक्यूमेंट्स में और रजिस्टर के अंदर कोई फर्क आ गया, तो यहाँ पे इस जो रजिस्ट्रार है इसके पास ये पावर है कि ये जो एंट्री हो रखी है इसको इसकी कंफर्मेशन में करे जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास फाइल किए गए थे। On the application made by all parties who have signed any document relating to the firm filed under this chapter, the registrar may rectify any mistake in such document or in the record or note thereof made by the registrar of the firms। तो जितने वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलके पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कराई थी, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, जिन्होंने भी उसको साइन किया, रजिस्टर कराया फर्म से रिलेटेड, तो रजिस्ट्रार जो है उसको फिर जो भी एंट्री थी वहाँ पे उसको रेक्टिफाई कर लेगा। सेक्शन 64 के अंदर ये बात बताएगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 65 के ऊपर। सेक्शन 65 हमें बोलता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ पे फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। A court deciding any matter relating to a register firm may direct the registrar shall make any amendment in the entry in the register of firms relating to such firm which is consequential upon its decision and the registrar shall amend the entry accordingly। भाई कोर्ट कोई ऑर्डर करता है कि ये चीज़ आप इस तरीके से चेंज कर दीजिए, या ये चीज़ रियल है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से जो रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर के अंदर अमेंडमेंट कर देता है, चेंज कर देता है। तो कोर्ट के ऑर्डर पे ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 66 बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड फाइल डॉक्यूमेंट, की ये पावर होती है कि जो भी रजिस्टर ऑफ फर्म्स होते हैं, जो भी वो रजिस्टर मेंटेन करती है, उसको रजिस्ट्रार जो रजिस्टर मेंटेन करता है वो ओपन होते हैं इंस्पेक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर वो जो प्रेस्क्राइब फीस है वो पे करता है, तो जो भी फीस रखी जाती है उसके लिए। और ऑल स्टेटमेंट नोटिस एंड इंटीमेशन फाइल्ड इन दिस चैप्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन। तो ऐसी कोई भी नोटिस भेजा गया किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, कोई कोई और चीज़ जो भी फाइल की गई, कोई भी डॉक्यूमेंट जो था, नोटिस भेजा गया, कोई भी इंटीमेशन भेजी गई, कोई भी स्टेटमेंट भेजी गई, तो वो सब भी ओपन होंगी इंस्पेक्शन के लिए, उनको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वही फीस वगैरह पे करके जो भी रजिस्ट्रार के पास भेजी जा रही है। अगर कोई इसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई हैं तो वो कंडीशंस भी एप्लीकेबल होंगी। फिर आता है सेक्शन 67, grant of copies। The registrar shall on application furnish to any person on payment of such fees as may be prescribed a copy of certified under this hand of any entry or portion thereof in the register of firms। कि भाई जैसे इस पेज की मुझे कॉपी चाहिए, इस पे मेरा नाम है मेरी पार्टनरशिप फर्म का, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे इस पेज की सर्टिफाई कॉपी दी जाए। सर्टिफाई कॉपी में वो अपना नाम वगैरह लिखेगा, साइन करेगा, सील लगाएगा रजिस्ट्रार की, और उससे प्रूव हो जाएगी कि देखिए ये जो रजिस्ट्रार का रजिस्टर है इसके अंदर ये एंट्री है कि भाई यहाँ पे मेरा नाम है, तो वो फिर प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति फीस वगैरह पे करके कॉपी ले सकता है उसकी। फिर सेक्शन 68 बोलता है रूल ऑफ एविडेंस। एनी स्टेटमेंट, इंटीमेशन और नोटिस रिकॉर्डेड और नोटेड इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स शेल। भाई कोई भी स्टेटमेंट दी थी, कोई भी इंटीमेशन दी थी, या कोई भी नोटिस दिया था जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास नोट किया गया था, शेल as against any person by whom or on whose behalf such statement, intimation or notice was signed be conclusive proof of any fact therein stated। तो ये जो दिया गया था ये क्या है, अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है। आप इसको किसके अगेंस्ट या ये किसी के अगेंस्ट यूज हो सकता है, मतलब कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट ये यूज कर सकता है या उस पर्सन के अगेंस्ट ये यूज हो सकता है। एक तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा उस फैक्ट का जो कि इस नोटिस इंटीमेशन के अंदर लिखे गए थे। A certified copy of any entry relating to a firm in register of firms may be produced in proof of the fact of registration of such firm। तो अब कहीं पे प्रूफ करने की जरूरत है कि ये फर्म जो है रजिस्टर है या ये नहीं है, तो वो जो पेज है जहाँ पे उसकी एंट्री हो रखी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के अगर आप लगा देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये फर्म जो है रजिस्टर फर्म है। एंड ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी स्टेटमेंट, इंटीमेशन और नोटिस रिकॉर्डेड और नोटेड देयर इन। या फिर आपको प्रूफ करना है कि भाई इस तरीके से नोटिस भेजा गया था इस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा या इंटीमेशन की गई थी, तो वहाँ पे उसका जो
सर्टिफाई कॉपी होगी, वो अपने आप में प्रूफ होगी कि इस तरीके की चीज़ हुई थी। तो वैसे जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जब ऐसी इंटीमेशन करती हैं, नोटिस देती हैं, चेंजेस करती है, तो उसकी सर्टिफाई कॉपी लेके अपनी फाइल में ज़रूर मेंटेन करती है, ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि मैंने ये चीज़ करी है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इफेक्ट होता है अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 में बताया गया कि जैसे पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर हैं, अब अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे ना तो ये पार्टनर इसके अगेंस्ट सूट कर सकता, ना ये पार्टनर इसके अगेंस्ट कर सकता, ना इसके अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर जैसे इस पार्टनर को इस पूरी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट स्यू करना है तो वो भी स्यू नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ मना है। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है कि जब आपको सू करने जाना है, सूट करना है, केस करना है, तो आप क्या कीजिए, उस वक्त अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लीजिए। अब दिक्कत यहाँ पे ये आएगी, अब आपके बीच में तो डिस्प्यूट आ गया, अब जब मान लीजिए इससे डिस्प्यूट चल रहा है, कहेगा मैं नहीं कर रहा साइन, तो फिर इसलिए रजिस्टर होना मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि पहले से ही आप अपनी जो फॉर्म है उसको रजिस्टर करवा के रखिए। दूसरी बात, अगर आप नहीं इसको रजिस्टर कराते तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने डी से पैसा लेना है, अब ये मिल के इसके अगेंस्ट सूट नहीं कर सकते इस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। सबसेक्शन 2 यही बोलता है, नो सूट टू इन्फोर्स राइट राइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, ये इसने बोला था मैं सामान लूंगा, पैसे दूंगा, सामान ले लिया, पैसे नहीं दे रहा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने किया था ये एनफोर्स नहीं करा सकते, इसके बेसिस पे आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 के अंदर हमें ये बात बोली गई। इसका सोल्यूशन भी यही है जैसे जो मैंने सबसेक्शन 1 में बताया, यहाँ पे तो कर भी सकते हो वैसा कि जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, जैसे इनको अगर इसके अगेंस्ट स्यू करना है, तो सूट करने से पहले, कॉज ऑफ एक्शन को करने से पहले आप क्या कीजिए, इसको जाके रजिस्टर करवा लीजिए, रजिस्टर कराइए और जाके इसके ऊपर सूट कर दीजिए। तो ये इसका सोल्यूशन है, ऐसी चीज करी जा सकती है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शेल अप्लाई आल्सो टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग टू एनफोर्स राइट ऑफ राइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेम चीज सेट ऑफ के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जो अभी हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ी। लेकिन ये जो अब सब चीजें हमने पढ़ी, कहाँ कहाँ पे ये इफेक्ट के अंदर नहीं आएंगी। अब इसकी मतलब एक तरीके से एक्सेप्शंस अगर हम देखें तो सेक्शन 69 के, देखिए एक्सेप्शन क्या है, एक्शन फॉर डिसोल्यूशन एंड अकाउंट्स। क्या है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे ये, जैसे मान लीजिए एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, जो उसके पार्टनर्स हैं वो डिसोल्यूशन का एक्शन ले सकते हैं अपनी फर्म्स के अगेंस्ट और उसके जो अकाउंट्स है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे वो इस तरीके के एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि ये जो पार्टनरशिप फर्म थी रजिस्टर्ड नहीं थी इसलिए वो ये एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पे उनको ये राइट है, जैसे अब इनकी मान लो जब डिसोल्यूशन होते हुए इनकी फर्म रजिस्टर नहीं थी, अब इस पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी, तो यहाँ पे इनके पास ये राइट भी है कि इस प्रॉपर्टी को बेच सकें, रियलाइज कर सके, तो ये चीजें इनके पास करने का राइट है। ठीक है, फिर दूसरी एक्सेप्शन अगर हम इसकी देखें, सेकंड एक्सेप्शन देखें, वो है रिकवरी ऑफ इंसॉल्वेंट शेयर्स। जैसे ऑफिशियल असाइनी होता है या फिर रिसीवर होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है, या फिर जो कोर्ट एक्ट कर रहा है इंसॉल्वेंट पार्टनर के बिहाफ में, वो एक्शन लेके आ सकता है अगेंस्ट द रियलाइजेशन ऑफ इंसॉल्वेंट शेयर वेदर द फर्म वाज रजिस्टर्ड और नॉट, कि भाई फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसॉल्वेंट जो पर्सन है, जो एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति गया है, जैसे एक इंसॉल्वेंट पार्टनर हो गया, वो अपने शेयर को रियलाइज करवा सकता है। इसके बाद तीसरी एक्सेप्शन आ जाती है, अगर सूट की वैल्यू जो है 100 रुपए से कम है, 100 रुपए तक की वैल्यू है, 100 रुपए से कम है, तो फिर वहां पे आप सूट कर सकते हो। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। अब कोई राइट्स ऐसे होते हैं जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, जो आपको लॉ से मिलते हैं राइट्स। तो ऐसे राइट्स जो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिले, जो आपको कैसे मिले, स्टैच्यू से मिले, लॉ से मिले, तो ऐसे राइट्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे तब भी आप जो है केस कर सकते हैं। मतलब जैसे केस करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप केस कर सकते हैं, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं
या नहीं है। जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है तो यहाँ पे फिर फर्म जाके, जैसे फर्म की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी तो फर्म जाके स्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको स्टैच्यू से राइट मिल रहा है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी हार्म करेगा तो उसके अगेंस्ट आप सू कर सकते हो। ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए एक्शन लिया जा सकता है। जैसे सेक्शन 138 एनआई एक्ट का पढ़ते हैं तो वहां पे एक्शन लिया जा सकता है, वहां पे नहीं रोक सकते आप। मतलब 138 एनआई का केस अगर कोई डालना चाहता है, जो ये पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर नहीं है, तो वो ऐसा कर सकती है। क्योंकि ये क्या है, अपने आप में क्रिमिनल केस है, ये सिविल सूट नहीं होता। सिविल सूट जैसे ऑर्डर 37 का जाकर डालोगे वो मेंटेनेबल नहीं होगा, लेकिन 138 एनआई एक्ट का मेंटेनेबल होगा। अब जैसे सूट बाय थर्ड पार्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी मतलब कि आपके ऊपर, ये जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी उसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन, जैसे डी पर्सन था, वो सूट कर सकता है अगर ये पैसे नहीं दे रहे इसके, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं कर सकती अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें सेक्शन 69 के अंदर दी गई है। उसके बाद सेक्शन 69 के बाद अगर सेक्शन 70 के ऊपर आए तो सेक्शन 70 के अंदर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। ये हमें सिर्फ पेनल्टी बताता है फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स, कि अगर आप कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स देते हो तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। कि एनी पर्सन हु साइंस एनी स्टेटमेंट, भाई आप साइन वगैरह कर देते हो, अमेंड वगैरह कर देते हो तो वहां पे पेनल्टी दी गई है। तो इम्प्रिजमेंट है विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे 3 महीने तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, दोनों भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा कोई इतना ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसके अलावा पावर टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 72 के अंदर दिया गया है कि जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई पार्टनर गया तो वहां पे हम देखते हैं कि उसको नोटिस देना जरूरी है, या जैसे कोई मेजर हुआ तो उसको नोटिस देना जरूरी है। तो ये जो नोटिस होता है ये ऐसे ही आप नोटिस नहीं दे दोगे, ये बताया गया कि आपको कहाँ पे ये नोटिस देना है। ये नोटिस आपको देना है ऑफिशियल गजट के अंदर प्लस 1 वर्नेकुलर लैंग्वेज, जहां पे भी आप जिस भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो। तो ये चीज होना जरूरी है। तो बस इतना इतना ही हमारा है। सेक्शन 72 73 रिपील हो गया, 74 के अंदर सेविंग्स दी है तो उसको पढ़ना कोई ऐसा जरूरी है नहीं। तो ये हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये कंप्लीट हो गया। हमने सेक्शन 1 से लेके पूरे सेक्शन यहाँ एंड तक देख लिए कि इनके अंदर क्या दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।